Drop it. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिंक डेवलपर। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम ये जो जे टेबल का डेटा है उसको एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम इस जे टेबल के डेटा को पीडीएफ में किस तरह एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो हमने देखा था। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट किया जावा एंड डेट सेलेक्ट करता हूँ 1 से सपोज 17 मार्च एंड सबमिट किया, तो देन यू कैन सी हियर वी गॉट 2 रिकॉर्ड्स। एंड यहाँ पर उसका जो डेटा मतलब डिस्प्ले हो रहा है कि कोर्स कौन सा सिलेक्ट है और टोटल अमाउंट इन दोनों का कितना हुआ एंड उनको वर्ड में डिस्प्ले करा। तो ये सब हमने देख लिया पहले वाले वीडियो में। एंड उसको प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ में सेव हो जाएगा। आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ। अगर प्रिंटर अटैच है तो वो प्रिंट भी हो जाएगा। तो आप चाहे प्रिंट भी कर सकते हैं या पीडीएफ में भी स्टोर कर सकते हैं। प्रिंट पे करूँगा तो ये स्टोर हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं मुझे पूछिए कहाँ स्टोर करना है और वहाँ पर मैं उसको फाइल का पाथ नाम दूंगा तो वो स्टोर कर देगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको एक्सेल में कैसे एक्सपोर्ट करना है वो देखना है। तो इस वीडियो में क्या करने वाला है, ये ब्राउज पे क्लिक करने पे ना, उससे पहले अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो आप देख लीजिए। अगर आपने देख लिया मतलब कि आप ये वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं ना, अभी ये वीडियो देख रहे तो आई होप आपने कुछ सीखा होगा अब तक। आई थिंक ये सीरीज अब खत्म होने वाली है, ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। तो आई होप आपने कुछ सीखा होगा, बिकॉज मेरा मोटिव था आपको कुछ सिखाना। तो इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं कि ये जो ब्राउज पे क्लिक करने पे ना, हम यहाँ पर एक फाइल चूजर ओपन करेंगे, डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे जिसमें यूजर सेलेक्ट करेगा डेस्टिनेशन की, उसे इस फाइल को कहाँ पे स्टोर करना है एंड उस पाथ को हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसके ऊपर एक इवेंट अप्लाई करना पड़ेगा, एक्शन इवेंट। तो यहाँ पे डिज़ाइन में जाता हूँ, ये है मेरा ब्राउज का बटन एंड यहाँ पर इवेंट एक्शन एक्शन परफॉर्म। तो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें डायलॉग जे ऑप्शन जे फाइल चूज़र है एक्चुअली वो। तो हम जे फाइल चूज़र एक कंपोनेंट है जावा में, तो मैं उसका ऑब्जेक्ट करना, बिकॉज हमें फाइल चूज़ करानी है ना यूज़र से कि वो सेलेक्ट करे कहाँ पे। तो उसके लिए हमें फाइल चूज़र यूज़ करना पड़ेगा। तो न्यू फाइल चूज़र, ओके। देन यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइल चूज़र डॉट, एक इसमें मेथड है सो ओपन डायलॉग। ठीक है, सो ओपन डायलॉग यहाँ पर दिस पास करना है, बिकॉज हमें इसी में डिस्प्ले करना। तो ये क्या करेगा, अभी हमें अगर मैं अब रन करूँ इसको तो आप देखें एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा मेरे पास। तो अगर मैं ब्राउज करूँ देखिए मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। तो अब हमें इसमें यूज़र नाम ये यहाँ तो पहले से डेस्टिनेशन सेलेक्ट करेगा कि उसे कौन से फोल्डर में रखना है। तो डेस्कटॉप पे रखना है, डॉक्यूमेंट, सपोज मैंने डॉक्यूमेंट पे रखा एंड यहाँ पर मैंने उस फाइल का नाम रखा फीस। तो जब वो ओपन करेगा ना तो उसका फाइल का पाथ जो उसने सेलेक्ट किया वो यहाँ पे डिस्प्ले करना है हमें। ठीक है, तो उसको मैं पहले कैंसिल करता हूँ, इन दोनों को बंद करता हूँ। उसके बाद मुझे डेट, अब फाइल हमें किस फॉर्मेट में सेव करनी पता है आपको। जब यूजर फाइल का नाम देगा ना तो हमें उसके एंड में डेट भी अपेंड कर देनी कि वो रिपोर्ट कौन से डेट को जनरेट की गई, मतलब वो फाइल कौन से डेट को जनरेट की गई है। तो उसके लिए हमें सिंपल डेट फॉर्मेट भी चाहिए होगा, आपको पता है। डेट फॉर्मेट इक्वल टू न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट एंड इसके अंदर मैं पास करता हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स फॉर्मेट, हमें डेट का फॉर्मेट किस तरह से चाहिए वो पास कर देते हैं। एंड यहाँ पर एक डेट का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, स्ट्रिंग इज इक्वल टू डेट फॉर्मेट डॉट फॉर्मेट। एंड यहाँ पर हमें डेट लेना है, तो यहाँ पर जो करंट डेट होगी वो क्या, वो हम कैसे गेट करेंगे, न्यू डेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उससे हमें करंट डेट मिल जाएगी। ठीक है, हमें अगर ये न्यू डेट क्या रिटर्न करता है, करंट डेट रिटर्न करता है। हम उस करंट डेट को फॉर्मेट कर रहे हैं स्ट्रिंग में, इस फॉर्मेट में फॉर्मेट करके हम इसको स्ट्रिंग में इस डेट में सेव कर दे रहे हैं। इसके पहले हम क्या करते हैं, जे डेट चूजर से हम वैल्यू ले रहे थे, बट हमें करंट डेट चाहिए तो हम ये न्यू डेट से ले सकते हैं। एंड उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब ट्राई कैच यूज़ करेंगे। वाई, बिकॉज इसमें एक एक्सेप्शन आएगा, हम फाइल हैंडलिंग यूज़ करने वाले हैं। तो फाइल, आपको मालूम है फाइल यूज़ करते तो हम एक्सेप्शन आते हैं। फाइल एफ इज इक्वल टू, अभी जो हमारा फाइल यूज़र है जो वो रिटर्न करेगा डॉट गेट, एक मेथड होगा एब्सोल्यूट गेट, आई थिंक गेट 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 सेलेक्टेड फाइल, आई थिंक हाँ गेट सेलेक्टेड फाइल है। तो क्या करना है, इससे क्या होगा, जो हमें यूज़र ने जो फाइल सेलेक्ट की रहेगी ना, जो फोल्डर, वो यहाँ पर इस फाइल में आ जाएगा। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है कि स्ट्रिंग पाथ एक वेरिएबल बनाना है जिसमें हम एफ डॉट गेट एब्सोल्यूट पाथ, मतलब उसका पाथ ले लेंगे पूरा, तो यूज़र ने पाथ सेलेक्ट किया है उसको हम एज ए स्ट्रिंग लेकर यहाँ पर पाथ तो हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है,
उसको टेक्स्ट फील्ड पे डिस्प्ले करना है। तो हमारा टेक्स्ट फील्ड का नाम क्या है, txt फाइल पाथ। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, इसका नाम चेंज वेरिएबल नेम देख सकते हैं, txt फाइल पाथ उसका नाम है। तो उस पर डॉट एंड उस पर मेथड है सेट टेक्स्ट, तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा, एंड उस पर पाथ को सेट कर देना है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, अभी प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा एक्चुअली। अब मैं बिकॉज हमने डेट यूज़ नहीं किया, तो मैं क्योंकि हम डेट यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने डेट सिलेक्ट किया एंड सबमिट, एंड यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके अगर मैं कोई नाम दूँ, फीस, सपोज मैंने फीस नाम दिया, ओपन किया, तो यहाँ पर ये तो आ जाएगा, बट इसका डॉक्यूमेंट फोल्डर में स्टोर करना है, फीस नाम है, बट हमें उसका एक्सटेंशन एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है। तो उसका एक्सटेंशन क्या देना होगा हमें, .xslx। तो ये हमें एक्सटेंशन भी देना होगा, एंड हमें डेट भी चाहिए कि कौन से डेट पे फाइल सेव हो रही है, तो वो भी कर लेते हैं फटाफट। तो इसको मैं टेस्ट पे सेट करने से पहले मैं पाथ इज इक्वल टू पाथ प्लस कॉन्केटिनेट करके हम अंडरस्कोर यहाँ पर क्या कर देंगे, डेट भी चाहिए हमें, एंड में हमें क्या चाहिए, जो आई थिंक उसका फॉर्मेट, तो .xlsx ये फॉर्मेट होता है एक्सेल फाइल का। तो हमें पाथ आ गया, अब हम उसको इसमें डिस्प्ले करते हैं। अगर मैं अब दिखाऊं तो अभी ये एक्सटेंशन के साथ एक प्रॉपर फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा। तो एंड सबमिट, तो हमें अभी हमारे पास एक ही डेटा है। तो ब्राउज करता हूँ जब मैं, तो यहाँ पे कुछ मैं नाम देता हूँ फीस, ओके। ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे क्या नाम आ रहा फाइल की, तो हमारे पाथ हो गया, जो डॉक्यूमेंट फोल्डर का पाथ है वो है, एंड फाइल का नाम क्या, फीस अंडरस्कोर आज की डेट .xl है। तो ये एक्सेल का एक प्रॉपर फॉर्मेट है। तो ये होगा। अब हम क्या करेंगे, जब यूज़र एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक करेगा ना, तो ये पाथ लेकर हम उस फाइल को स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें अब इसका फाइल का पाथ तो मिल जा रहा है। अब हमें ये ब्राउज बटन की कोड पूरे हो गए। अब हमें एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे कोडिंग करनी है। तो एक्सपोर्ट टू एक्सेल मीन्स हमें इस जो एक्सेल जो डेटा है उसको एक्सेल में इस लोकेशन पे स्टोर करना है। तो आइए उसको स्टार्ट करते हैं। बस उसको स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, ये हमने अभी जो कोड लिखा था ये था मेरा, ये 1 मिनट कहाँ गया, ये हमारा अभी हमने ये पूरा किया। तो उसमें मैं पहले एक्सेप्शन को भी प्रिंट कर देता हूँ, अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा तो हमें पता चल जाएगा। तो ये तो हमारा पूरा हो गया, बट अब हमें क्या करना है, उसको एक्सपोर्ट टू एक्सेल का कोड लिखना। बट उससे पहले आपको एक क्लास पाथ में ये लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी पड़ेगी, अपाची POI की। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मेरे गूगल ड्राइव की। अब वहाँ से डाउनलोड करके उसको यहाँ पर ऐड कर लेना। कैसे ऐड करना है आपको पता ही होगा, लाइब्रेरीज में जाना है, ऐड जार्स करना है, एंड यहाँ पर वो आप इन जार फाइल को जहाँ पर भी स्टोर करोगे डाउनलोड करके उसको सेलेक्ट करके, सपोज़ यहाँ पर अभी मेरे यहाँ पर अपाची POI लाइब्रेरी है। सपोज़ आपने ये जार फाइल डाउनलोड किया, तो फोल्डर में जाइए, यहाँ पे कंट्रोल A करिए एंड ओपन कर दीजिए, तो जार फाइल यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। उस तरह आप ऐड कर लेना। तो ये हो गया। एंड उसके बाद अब आइए मेथड को क्रिएट करते हैं। वाई हमें ये लाइब्रेरीज क्यों चाहिए, बिकॉज हम एक्सेल में वर्क करना चाहते हैं ना। तो एक्सेल में वर्क करने के लिए हमें एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये अपाची की POI लाइब्रेरी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज है, हम वो यूज़ करने वाले हैं। बट आप ध्यान रखना अपाची POI 3 वर्जन ही यूज़ करो। अगर इससे पहले मैंने अपाची POI 5 वर्जन यूज़ किया, बट उसमें मुझे एक प्रॉब्लम आने लगी थी, XML बीन का कोई एक्सेप्शन आ रहा था। तो क्योंकि XML अपाची POI 5 जो है ना, वो हमें प्रोवाइड करता है XML बीन 4.jar फाइल प्रोवाइड करता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो उसमें कुछ एक्सेप्शन था, बट मैंने जब ये XML अपाची POI 3 वर्जन यूज़ किया एंड उसके अंदर मैंने ऐड किया ये XML बीन 3.jar, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, ओके। तो आप भी मेरे मतलब अगर आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं जो अभी लेटेस्ट वर्जन है अपाची POI 5 का। अगर आपके सिस्टम पे प्रॉपर रन हो रहा था आप वो यूज़ करिए, अदरवाइज़ ये मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, आप वो उसको यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया इसको ऐड कैसे करना है। तो अब यहाँ पर हम मेथड क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड सेट नहीं एक्सपोर्ट टू एक्सेल का मीनिंगफुल नेम से हमें पता चलेगा हम एक्सेल में डेटा को एक्सपोर्ट करने वाले। तो हमें इस पर क्लासेस होती है, एक्सेस वर्कबुक, देख सकते हैं यहाँ पे वर्कबुक आ रहा है। तो वर्कबुक एंड वर्कबुक इज़ इक्वल टू न्यू एक्सेस वर्कबुक। ये क्लास कहाँ पे अवेलेबल है, हमारे इन जार फाइल्स में अवेलेबल है, ठीक है। ये जार फाइल्स है ना, उसमें उनमें से किसी एक में एक क्लास अवेलेबल है। मैं दिखाऊँ अगर आपको, ये देख सकते हैं एक्सेस वर्कबुक, ये कौन से पैकेज में, org.apache.poi.xss यूज़र मॉडल। अगर मैं इसको खोलूँ, कोई भी इसको खोलता हूँ, तो आप देख सकते हैं POI.xsf.यूज़र मॉडल, ये देखते हैं ये पैकेज है। तो ये इसके अंदर अवेलेबल होगी ये क्लास, यहाँ पर ही होगी किसी। तो इसलिए हमें इंक्लूड करना पड़ता है जार फाइल्स को, बिकॉज हम जो क्लासेस यूज़ करने वाले वो कहाँ अवेलेबल होती है, इन्हीं जार फाइल्स में अवेलेबल होती है। तो अब अगर आप
सपोज़ आप कोई जावा की भी क्लास यूज़ करना चाहते हैं, सपोज़ थ्रेड क्लास या कोई भी स्ट्रिंग क्लास, तो वो सब कहाँ अवेलेबल है, हमारे जेडीके में होती है। ये जो जार फाइल दिख रही है उनमें से किसी एक में होती है, तो आप ओपन करेंगे ना तो आपको मिल जाएगी यहाँ पर किसी एक फ़ाइल में। तो इसलिए हमें वो ऐड नहीं करनी पड़ती, बिकॉज तो जेडीके हमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। तो बट अब थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हो तो हमें लाइब्रेरी से ऐड करनी पड़ेगी जार फाइल्स। तो ये हो गया हमारा एक्सेस वर्कबुक। अब इसमें एक और क्लास है यहाँ पर, थिंक सीट, ओके, एक्सेस सीट एंड वर्क सीट इज इक्वल टू डब्लू वर्कबुक डॉट गेट शीट नहीं, आई थिंक क्रिएट सीट मेथड है जिससे हम शीट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये डेटा को है ना, जो ये जो टेबल में जो डेटा है ना, हमारे पूरा जो डेटा आएगा, ये डेटा जो अभी हमारे पास एक रो है, तो उसको क्या करना है, हमें डेटाबेस में नहीं, एक्सेल में ऐड करना ना। तो एक्सेल में ऐड करने से पहले हम क्या करेंगे, उसको एक मैप के ऑब्जेक्ट में एक कहीं स्टोर करेंगे टेम्पररी। किस में स्टोर करेंगे, ट्री मैप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कलेक्शन का कॉन्सेप्ट आया यहाँ पर, ट्री मैप कलेक्शन, यार बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब पूरे जावा में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कलेक्शन। अगर आप कलेक्शन पे अब मतलब फोकस करो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो अभी मैं ट्री मैप यूज़ कर रहा हूँ। आपको पता होगा मैप में कैसे हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, की वैल्यू पेयर होता है उसमें। तो मैं की क्या रखूँगा, स्ट्रिंग रखूँगा, एंड जो वैल्यू होगा मेरा वो ऑब्जेक्ट का एरे होगा, ऑब्जेक्ट एरे होगा। ठीक है, मैप इज इक्वल टू न्यू ट्री मैप। ये जेनरिक मीन्स ये जो हो गया ना अभी हमारा यहाँ पर, ये डायमंड, ओके मुझे एक्सेप्शन आ रहा हुआ है, इज इक्वल टू, ओके यहाँ पर मैंने गलती से दो टाइप कर दिए। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर अभी ये डायमंड ऑपरेटर अब हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट आई थिंक 1.7 या 1.8 से पहले हमको यहाँ पर भी मेंशन करना पड़ता था, स्ट्रिंग इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट एरे, इस तरह से मेंशन करना पड़ता था। बट अब आई थिंक 1.7 या 1.8 के बाद ये हट गया, हम यहाँ पर डायरेक्ट डायमंड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास, हमने ऐसा क्यों लिया है, बिकॉज हम ट्री में कैसे की वैल्यू पेयर की में वैल्यू को स्टोर कर देते हो। तो हमारा की क्या होगा मालूम है आपको, कॉलम रो नंबर होगा, ये जो रो 0 1 2 3 4 होगी ना, वो हमारा की होगा। एंड उसमें जो वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी, जो उस रो की वैल्यूज़ होगी। सपोज यहाँ पे रिसिप्ट नंबर फर्स्ट ये है, रोल नंबर, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट का एरे लिया क्योंकि हमारे पास की तो एक ही होगी। रो 1 में कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ है। तो रो 1 में 6 वैल्यू होगी, रो 2 में 6 वैल्यू होगी, इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट का एरे लिया। वैल्यूज़ के लिए क्या लिया, ऑब्जेक्ट का एरे। आपको समझ में आएगा धीरे धीरे, आप टेंशन मत लो। जैसे जैसे तो मैं अभी यहाँ पर क्या करता हूँ, तो पहले सबसे पहले मुझे क्या ऐड करने, हेडिंग ऐड करनी पड़ेगी ना एक्सेल में हेडिंग। तो मैं मैप में हेडिंग को ऐड करता हूँ। तो हेडिंग हमारा फर्स्ट जो होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे होगा। तो यहाँ पर इंडेक्स क्या रखता हूँ मैं, 0 रखता हूँ। इंडेक्स मतलब कौन से पोजीशन पे हमारा, और रो कौन से पोजीशन पे होगी। तो अब एक्सेल में अगर खोलूँगा तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग दिखनी चाहिए ना, तो हेडिंग क्या होगी, 0 थ्रो हो गई। तो हमें 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू सेट करनी है। तो अब यहाँ पर मुझे डायरेक्ट अब वैल्यूज़ लेनी है टेबल से, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, मॉडल का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, ये वाला। तो मैं ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, डिफ़ॉल्ट टेबल मॉडल इज इक्वल टू फीस डिटेल डॉट गेट मॉडल। तो हमारे पास मॉडल भी आ गया। तो अब हम टेबल से वैल्यू कैसे लेंगे, मॉडल डॉट गेट कॉलम नेम हमें क्या रिटर्न करता है, जो हमारे कॉलम का नाम है, मीन्स ये रिसिप्ट नंबर, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम। तो ये क्या है, सब हेडिंग है ना, तो हमें कॉलम नेम चाहिए होगे। तो कॉलम नेम ले लेता हूँ मैं। तो कॉलम नेम क्या, हमें पहले 0th कॉलम नेम दे दो। बट यहाँ पे मुझे एक्सेप्शन आ रहा है, वाई, बिकॉज अब देख एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, सॉरी एक्सेप्शन आ रहा है यार। तो ठीक क्यों आ रहा है मालूम है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एरे है। तो अब यहाँ पे बट मैं एक सिंगल वैल्यू पास कर रहा हूँ, क्यों, तो मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट का एरे पास करना पड़ेगा ना। तो ये सिंगल वैल्यू से तो काम नहीं चलने वाला। तो यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने क्रिएट किया एरे। ये क्या है, ये एनोनिमस एरे, मतलब जब हम एनोनिमस एरे की यूज़ करते हैं, जब हमें वन टाइम यूज़ होता है, बट टेम्प्रेरी यूज़ के लिए। तो हमें यहाँ पर सिर्फ टेम्प्रेरी यूज़ के लिए एरेस को दिखाना है, ऑब्जेक्ट एरे यूज़ करना, इसलिए मैं एनोनिमस एरे यूज़ कर रहा हूँ। इस तरह हम एनोनिमस एरेस को डिक्लेयर करते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता। आप देख सकते हैं इस एरे का कोई नाम नहीं है। अभी जैसे दिख सकते हैं, अब इस मैप का नाम है ट्री मैप। तो मुझे अगर इन फ्यूचर कहीं यहाँ पर एक्सेस करना हुआ तो मैं मैप को यूज़ कर सकता हूँ, बट इस ऑब्जेक्ट एरे का कुछ नाम नहीं है। तो इसका नाम क्यों नहीं, बिकॉज हमें ये वन टाइम रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे यूज़ करना है, इसके बाद हमें कुछ यूज़ नहीं करना, तो इसको नाम देके कुछ मतलब नहीं है। तो न्यू ऑब्जेक्ट, तो अब हमें इसमें कॉलम्स को ऐड करने, तो मॉडल डॉट कॉलम मीन्स कॉलम के नेम, तो गेट कॉलम नेम। तो मुझे पहले 0th इंडेक्स का कॉलम नेम चाहिए, ठीक है। अरे सॉरी यार, मुझे यहाँ पर नहीं इंसर्ट करना है, ये यहाँ पर होती है वैल्यूज़, हमें यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर डालनी पड़ती है। गेट
कॉलम नेम एंड 0th इंडेक्स का, तो मुझे कौन सा कॉलम मिलेगा, ओके ये वाला रिसीव नंबर आ गया। अब इसी तरह रोल नंबर स्टूडेंट नेम सब लेना, तो कितने कॉलम है 1 2 3 4 5 6, रिमार्क 6 कॉलम है, तो मुझे 0 से 5 तक करने पड़ेंगे। तो ये 0 हो गया, सॉरी 0 कॉमा में, ओके यार यहाँ पर कॉमा दिया एंड मैं इसे कॉपी करके अगेन यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। 3 हो गया, मतलब नाम भी दे देता हूँ इंडेक्स का, तो ये 1 इंडेक्स, ये हो गया 2nd इंडेक्स एंड कॉमा, एंटर मारता हूँ थोड़ा क्योंकि एक लाइन में प्रॉपर यहाँ पे आ नहीं पाएगा इसलिए। तो एंड ये होगा 2nd के बाद ये हो गया 3rd इंडेक्स, ये हो गया 4th इंडेक्स एंड देन कॉमा एंड ये हो गया 5th इंडेक्स। तो 0 से 5 तक मतलब 6 सारे कॉलम के नाम हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं अभी, सपोज सिस्टम डॉट आउट सिस्टम एस क्यों नहीं आ रहा है एस, ओके सॉरी ये नेटबीन्स नहीं है, सॉरी ये इक्लिप्स नहीं है, नेटबीन्स से मैं भूल गया। नेटबीन्स में शॉर्टकट होता है, यहाँ पर एस आउट है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट करने के लिए, उसमें सिस ओ करोगे, प्रिंट कंट्रोल स्पेस मारोगे तो उसमें ये डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लेना आता है। बट नेटबीन्स में क्या यूज़ करना पड़ता है, एस आउट यूज़ करना पड़ता है, एस आउट करोगे तब आता है। ठीक है, तो अब मैं मैप को प्रिंट करूँगा ना, मैप को डायरेक्टली नहीं प्रिंट कर सकता, मैप को प्रिंट करूँगा तो हमें टू स्ट्रिंग मेथड कॉल होता है जो रिटर्न करता है अभी, जो हमें ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट हमें हेक्साडेसिमल उसका हैश कोड रिटर्न करेगा। तो मैं उसको क्या करता हूँ, एरेस, एक क्लास होती है जावा में एरेस डॉट टू स्ट्रिंग करके है, उसके अंदर मेथड है, मैं आपको पास करता हूँ। अब इसको पहले मैं कॉल कर लेता हूँ, कहाँ पे कॉल करना है, इस बटन के पीछे। तो इवेंट में जाइए, एक्शन परफॉर्म, तो यहाँ पे कॉल, सॉरी पर एरर आ रहा है, वाई एरेस डॉट टू स्ट्रिंग नो सूटेबल मेथड फाउंड। ओके ये मैप है, सॉरी ये मैं एरेस को, मैं यहाँ पर मैप की वैल्यूज़ को नहीं पास कर सकते, तो मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ पर। अबे हमें मैप की वैल्यूज़ को रिट्राइव करना, तो हमें क्या फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, जो ये इस तरह का फॉर लूप होता है मैप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है एरर चला गया बाय, बिकॉज जो एरेस डॉट टू स्ट्रिंग है ना, वो एरे को लेता है, मतलब सिंगल वैल्यू, जैसे आपने एरे लिस्ट हो गया ये सब होगा तो वो एरे को लेता है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट एरे है ना, तो उसको मैं पास कर सकता हूँ अब यहाँ पर। तो मैं अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट, सॉरी यार फिर से मैंने वही किया, एस आउट एंड यहाँ पर अब अगर मैं ऑब्जेक्ट का इसका नाम क्या है, वैल्यूज़ नाम है ना, तो वैल्यू, तो वैल्यू को डायरेक्ट नहीं प्रिंट करता हूँ मैं, एरेस डॉट टू, अगर मैं अब डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा आप देखिए, पहले वैल्यू को प्रिंट किया ना, तो अगर मैं अभी से रन, पहले मेथड को कॉल भी कर लेते हैं, एक्सपोर्ट टू एक्सेल को इस बटन के पीछे, इवेंट एक्शन परफॉर्म, तो उसका मेथड था एक्सपोर्ट टू एक्सेल, आई थिंक, हाँ एक्सपोर्ट टू एक्सेल। अब मैं रन करता हूँ, पहले इन दोनों को बंद करता हूँ। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर मैं पहले डायरेक्ट डेटा को पहले सेलेक्ट करता हूँ 1 से रेंज एंड यहाँ पे सबमिट किया, तो मेरे पास 2 रिकॉर्ड है। अब अगर एक्सपोर्ट टू एक्सेल करूँगा ना, तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे ये, अगर मैं डायरेक्ट प्रिंट करता हूँ ना मैप को, तो ये आता है। ये क्या है, ये पहले तो ये करली हमारा ये पैरेंथेसिस नहीं है, स्क्वायर ब्रैकेट अंडर एंड एल, कैपिटल एल मीन्स ये हमारे एरे का नाम है, एरे हर एक एरे का नाम होता है। इंटीजर एरे का होगा तो इस तरह का होगा, करली अरे मतलब ये क्या बोलते हैं इसको यार, नाम भूल जा रहा बार बार, स्क्वायर ब्रैकेट एंड एल है। तो अगर आप इंटीजर एरे यूज़ करेंगे, तो इंटीजर एरे का ऑब्जेक्ट प्रिंट करेंगे ना, तो आपको आएगा स्क्वायर ब्रैकेट आई, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट एल एंड हमारा ऑब्जेक्ट जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, वैल्यूज़ क्या है, जो हम ये वैल्यूज़ प्रिंट कर रहे हैं ना, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, एरेस ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ पर इसलिए ये ऑब्जेक्ट आ रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, एरेस क्लास है डॉट, उसका मेथड है टू स्ट्रिंग, जो उसको टू स्ट्रिंग में आप देख सकते हैं ये लेता है ऑब्जेक्ट एरे एज अ वैल्यू लेता है। तो मैं इसको यहाँ पर वैल्यूज़ को हटाता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं प्रिंट करूँगा ना, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्रिंट करेगा। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कर क्या रहे, अदरवाइज़ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो इसका कुछ मीनिंग नहीं है। तो अगर मैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल में क्लिक करूँ, तो आप देखते हैं मेरे पास सारे हेडिंग आ गए यहाँ पर, तो हमें वही चाहिए थी। इसमें मैंने क्या क्या हेडिंग लिए सारे, हेडिंग को मैप में ऐड किया, यहाँ पर मैप को प्रिंट करा, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने बस आपको डेमो के लिए दिखाया। तो अब हम यहाँ पे क्या करें, मैप में हमारे पास एक रो तो आ गई, ठीक है, तो हम हमारे पास हेडिंग तो आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब इन सारे जो दोनों रिकॉर्ड है उनको 1 बाय 1 तो ऐसा ऐड नहीं कर सकते मैनुअली,
जिस तरह से हमने हेडिंग ऐड की। तो अगर मैं इस तरह से अगर वापस इसको कॉपी करूँ, ठीक है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ, यहाँ पे लिख दूँ 1 एंड यहाँ पर जो फिर लिखूँ यहाँ पर कि मॉडल डॉट गेट वैल्यू एट इस पोजीशन पे जो वैल्यू वो ले लूँ। तो इस तरह से मुझे सारे रोज़ के लिए करना पड़ेगा जितनी रोज़ है। तो मैं उसलिए मैं बार बार नहीं लिखा, तो मैं क्या यूज़ करूँगा, फॉर लूप यूज़ करने वाला हूँ। तो फॉर ये वाला लूप, फॉर लूप। तो हमें जीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे, बिकॉज जीरो तो हमारे पास जीरो वैल्यू तो आ गई, जीरो रो पे क्या होने वाला वो हमें हेडिंग दिखाना। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, 1 से स्टार्ट करूँगा। तो अब लेस देन 10 नहीं होगा, हमें जितनी मॉडल जितने हमारे टेबल में रो है ना उतना इटरेट करना है। तो क्या करेंगे हम, मॉडल डॉट गेट रो काउंट मेथड है जो हमें नंबर ऑफ रो रिटर्न करेगा, उससे लेस चलानी है हमें। तो लेस देन होना चाहिए मॉडल और गेट रो काउंट, और यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो अब हम मैप डॉट पुट करेंगे। तो अब यहाँ पर स्ट्रिंग, यहाँ पर अब हमें क्या कौन सा पोजीशन देना है, 1 पोजीशन देना है। इंडेक्स 1 होगा, 1 नहीं देना, मतलब एक्चुअली आई देना है। आई मीन्स 1 से स्टार्ट होगा ना, तो 1 2 3 4 इस तरह से हमें, 0 तो हो गया, 1 2 3 4 रोज़ चाहिए होंगी। रोज़ मीन्स ये अपना, जैसे अभी ये 0 है तो 0 मिल गया ये पूरा। तो अभी 1 2 3 4 इस तरह से ये लूप चलेगा। तो आई एंड यहाँ पर वैल्यूज़ के लिए हमें क्या पास करना पड़ा। अभी आई में भी मुझे एरर आएगा, वाई, बिकॉज यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो की है, की वैल्यू पेयर है ना, ये की है ये वैल्यू है। तो की क्या स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर लेकिन इंटीजर, आई तो इंटीजर है, तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा इंटीजर डॉट इंटीजर पर क्लास डॉट टू स्ट्रिंग मेथड, जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा सिंपली। ओके, तो ये स्ट्रिंग में होगा। अब हमें यहाँ पर क्या पास करना है, न्यू ऑब्जेक्ट का एरे पास करना है, ऑब्जेक्ट का एरे पास करना है। अब इसमें क्या हमें, हमारे पास हमें यहाँ पर हम क्या ले रहे थे, कॉलम का नाम ले रहे थे, बट अब हमें क्या चाहिए, डेटा चाहिए ना कॉलम का। अब जैसे ये डिस्प्ले करना है तो हमें डेटा चाहिए कॉलम का, जैसे ये। अब हमें डेटा कैसे मिलेगा, अब सपोज मुझे ये कॉलम का डेटा चाहिए, तो इसका मुझे सेल वैल्यू बताना पड़ेगा ना, जैसे 0th रो एंड सेकेंड फर्स्ट कॉलम। ये क्या है, 0 0 पोजीशन, ये क्या है 0 1, ये क्या है 0 3, मतलब 0th रो एंड सेकेंड इंडेक्स, मतलब 0 रो एंड सेकेंड कॉलम। जैसे 1 2 3 आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, मैट्रिक्स में हम कैसे, टेबल को भी मैट्रिक्स की तरह देखो आप। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 0th रो में अगर मुझे ये वैल्यू को सपोज लो हाईलाइट करना है, तो मुझे क्या बताना पड़ेगा कि 0th रो का सेकेंड कॉलम में, तो ये क्या, ये वैल्यू हो गई। तो इसलिए हमें यहाँ पर मेथड यूज़ करना पड़ेगा मॉडल डॉट गेट वैल्यू एट मेथड होता है, आई थिंक वैल्यू एट। तो हमें यहाँ पर आई एंड जे की वैल्यू, मतलब रो एंड कॉलम, तो रो तो हमारा सेम ही होने वाला है, जो आई का वैल्यू होगा 1, तो 1 होगा, तो 1 एंड रो हमें चेंज करनी है, रो नहीं मतलब कॉलम चेंज करना, मीन्स ये हमारा कॉलम है। तो रो तो सेम ही होगा ना, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला रो है तो रो 1 ही रहेगा, तो 1 रो का 0 कॉलम, 1 रो का फर्स्ट कॉलम, 1 रो का थर्ड सेकंड कॉलम, 1 रो का थर्ड कॉलम, इस तरह से। तो हमें कॉलम की वैल्यूज़ को चेंज करना है। तो यहाँ पर 0 हो गया एंड मैं इसे कॉपी करता हूँ फिर, एंड फिर यहाँ पे कॉमा, एंड ये इस बार क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर वाई एक्सेप्शन आ रहा है, एक्सपेक्टेड। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ न्यू ऑब्जेक्ट वैल्यू एट मॉडल डॉट गेट वैल्यू एट एंड मॉडल। ओके, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को भी कॉपी कर लिया यार मैंने, सॉरी, हमें सिर्फ ये चाहिए। ठीक है, तो फिर से मैं कॉपी करता हूँ इसको, एंड यहाँ पर कॉमा देकर फिर से वैल्यू डालता हूँ, एंड कॉमा देकर एंटर मारता हूँ, एक नीचे आता हूँ, फिर कॉमा। हमें इस तरफ 6 बार करना है, 6 कॉलम है ना हमारे पास। तो ये होगा 0 0 0 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा 5। ओके सॉरी, यहाँ पर 5 आ जाएगा, एंड यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जितने पास हमारे टेबल में वैल्यूज़ होगी ना वो सारी हमारे पास आ चुकी है इस मैप में। ठीक है, हेडिंग भी आ गया, जो वैल्यूज़ वो सारी आ गया। अगर मैं प्रिंट करूँ फिर से फॉर लूप उसी तरह, तो मैप में इस तरह से इटरेट करते हैं। मैप जो होता है ना, मैप की जो अंदर जो वैल्यू होती है ना, वो हर एक वैल्यू को एंट्री बोलते हैं मैप में। जैसे अभी फर्स्ट मैप के अंदर हमने जो वैल्यूज इंसर्ट करी उनको एंट्री बोलते हैं, वो एक एंट्री ऑब्जेक्ट होती है, तो इसलिए हमें एंट्री को इटरेट करना पड़ता है। आप इस पर मत ध्यान दीजिए आप ज़्यादा करके, ये तो मैं बस आपको वैल्यूज़ डिस्प्ले, मैप की वैल्यूज़ को प्रिंट करने के लिए दिखा रहा हूँ बस। तो अगर मैं फिर से प्रिंट करूँ एस आउट एरेस डॉट, सॉरी यार कर्ली ब्रेस अंडर इसमें क्यों दे रहा हूँ मैं, एरेस डॉट टू स्ट्रिंग
एंड यहाँ पर वैल्यूज़। तो अब हमारे पास जितनी वैल्यूज़ है ना कॉलम में वो सारी आ जाएगी, इस मैप में आ गई। मैं आपको डेमो दिखाने के लिए यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ कि हमारे पास मैप में वैल्यूज़ आई है कि नहीं आई है, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास 2 वैल्यूज़ आ रही है, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ आई है। एंड एक्सपोर्ट टू एक्सेल करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे एक ही वैल्यू मिल रहा है। देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर तो 2 वैल्यू है लेकिन मैप में एक ही वैल्यू आ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये तो हमारा हेडिंग हो गया, मैप में एक ही रिकॉर्ड आ रहा है। वाई ऐसा क्यों हो रहा है पता है? एक मिनट, यहाँ पर 0 है क्योंकि यहाँ पर हम क्या करें 1 से स्टार्ट करें ना, बट ये जो टेबल है, टेबल में तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट रो है वो 0 से स्टार्ट होगी, बट हम यहाँ पे क्या करें 1 से स्टार्ट करें तो 1 मीन्स एक रो छोड़ देगा, ये जो फर्स्ट वाला रो है ना उसको वो इग्नोर कर देगा एंड फर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, इस रो को कंसिडर करेगा। अगर हम 0 से स्टार्ट करते तो ये इसको भी कंसिडर करता है, 0 1 ये होता। बट हम 0 से क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते? बिकॉज 0 पोजीशन पे तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर ये मैप के 0 पोजीशन पे तो हमने ऑलरेडी डेटा को रख दिया है। तो अब क्या बचा? फर्स्ट पोजीशन ही बचा ना, क्योंकि मैप में आप एक बार समझ लीजिए, मैप में हम की को डुप्लीकेट नहीं रख सकते, वैल्यू डुप्लीकेट कर सकते बट की शुड बी यूनिक। तो यहाँ पर 0 तो हो गया, अब यहाँ पे 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से स्टार्ट करने की वजह से क्या हो रहा है, फर्स्ट जीरो रो है वो इग्नोर हो जा रहा है, डायरेक्ट फर्स्ट रो की वैल्यू प्रिंट हो रही है। ये फर्स्ट रो है, ये 0th रो है। तो फर्स्ट रो की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं 109 रोल नंबर है, तो वही हमें प्रिंट हो रहा होगा। आई थिंक देख सकते हैं 109। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑलरेडी इसमें एक रो, जैसे मैं देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक ऑलरेडी रो इंसर्ट करी हुई है, फर्स्ट रो ये होगी हमारी, मतलब 0 रो हो गई। तो अगर आपके पास नहीं हो तो आप यहाँ पर टेबल पे क्लिक करिए, टेबल कंटेंट में जाइए, रोज में जाइए एंड यहाँ पर 0 है तो उसको 1 कर दीजिए। ये रो मतलब हम एक ऑलरेडी रो इंसर्ट करके रखेंगे, तब जिससे क्या होगा पता है कि ये 0th रो को इग्नोर करेगा एंड फर्स्ट रो कहाँ से स्टार्ट होगी हमारी, यहाँ से। तो हमारे पास अभी यहाँ पर तो नहीं है ना, तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, बट हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 0th रो को खाली रखेंगे, उसके बाद ये 2 रो को रखेंगे, तो हमारा इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आप टेंशन मतलब ये सब मैंने ये किया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा जब, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब हम क्लियर करते हैं ना, जब हमने मेथड कॉल किया था, यहाँ पर आपको दिखाऊँ मैं, हमने जो ये बनाया था, जब सबमिट का किया था उस पर इवेंट अप्लाई किया था, एक्शन परफॉर्म, तो क्लियर टेबल का जो मेथड क्रिएट किया था ना, उसमें हमें क्या करना है, रो काउंट को क्या रखना है, 1 रखना है। जिससे क्या होगा, जब रिकॉर्ड मतलब टेबल में हमेशा एक कॉलम एक रो इंसर्ट ही रहेगी। ठीक है, तो मैं दिखाऊँ अगर आपको रन करूँ अब, तो अब अगर मैं जावा सर्च करता हूँ यहाँ पर एंड सबमिट करता हूँ तो एक ही आया हुआ है। चलो मैं डेट सेलेक्ट कर, डेट थोड़ा आगे लेकर जाता हूँ, तो अब देखते 2 रिकॉर्ड आया और ये 0th इंडेक्स पे हमारा क्या खाली है। तो हमें क्या यहाँ से 1 से स्टार्ट होगा, 1 2, वाई बिकॉज ये 0 तो खाली है हमारा एंड 0th पे हम 0 को कंसिडर भी नहीं कर रहे ना एरे में। अब देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ गया मेरा, ये है। तो यहाँ पर मैं 0 से नहीं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 0 को खाली रखा, अब ये 1 2। अब अगर मैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल करूँ तो मुझे दोनों रिकॉर्ड प्रिंट होने चाहिए। अब देख सकते दोनों वैल्यूज़ आ गई है हमारे मैप में। तो यार चलिए, आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है यार, सॉरी अगर आप वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस वजह से। तो अभी ये हमारे पास मैप में वैल्यू आ गई। तो अब हमें क्या करना है, इसको एक्सेल में एक्सेल में प्रिंट करने के लिए सेट का एक हम सेट यूज़ करेंगे। सेट भी एक कलेक्शन का एक पार्ट है, क्लास इंटरफेस सॉरी सेट, एंड इसको मैं स्ट्रिंग रखता हूँ। तो एंड इसको नाम मैं देता हूँ, हमें क्या करना है यहाँ पर आईडी, मतलब ये जो हमारा है ना कीज सेलेक्ट करनी है, जो मैप है ना, मैप डॉट गेट नहीं की सेट होगा आई थिंक मेथड, की सेट मेथड है। वो क्या करेगा, जो की होगी ना वो रिटर्न कर देगा। की मीन्स ये 0 की है, यहाँ पर 1 की है, तो वो की रिटर्न हो जाएगी हमें। वो क्यों चाहिए मैं आपको भी बताता हूँ। अब हमें नेक्स्ट एक क्लास यूज़ करनी है इसमें की XSF रो। ठीक है, ये रो यूज़ करनी है। अब इनिशियली मैं इसको कुछ इसमें वैल्यूज़ नहीं इंसर्ट करता हूँ एंड जो इस सेकेंड क्या करना है, हमें अब एक काउंट मतलब रो काउंट स्टार्ट करना है, रो ID इज इक्वल टू 0। तो अभी मैं इसको इनिशियली 0, तो मैं क्यों कर रहा हूँ आपको पता चलेगा अभी। अब हमें क्या करना है, अब अगर आपको पता होगा कि अगर आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, मैट्रिक्स या 2D एरे भी पढ़ा होगा, तो आपको पता है हम 2D एरे में भी जब वैल्यू डालते तो हमें आई जे की तरफ 2 लूप चलाने पड़ते हैं, आई और जे। ठीक है, क्योंकि एक रो पे इटरेट करेगा, दूसरा कॉलम पे इंसर्ट करते रहेगा, तो इसलिए हमें 2 लूप चलाने होंगे। तो मैं यहाँ पर हमें 2 लूप चलाने होंगे, तो एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर एक रो बनाया है एंड कॉलम के लिए हम सेल बनाएंगे। मैं आपको बताता हूँ, अभी पहले मैं एक एरे इटरेट करूँ, किस पे इटरेट करना है मुझे। यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग की है ना,
स्ट्रिंग ये जो आईडी है, आईडी नहीं, बिकॉज आईडी तो है, की में नाम देता हूँ इसको। अभी फॉर ईच लूप है, आई होप आपको पता होगा फॉर ईच लूप। तो ये हो गया, यहाँ पर एक्सेप्शन आ रहा है, इलीगल स्टार्ट नहीं चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर आईडी है, अब हम इस सेट को इटरेट करें, मतलब आईडी की वैल्यू किस में आ गई, की में आ गई। अब हम क्या करने वाले हैं कि रो क्रिएट करेंगे। रो किस तरह से क्रिएट करेंगे, जो हमारा एफ रो है, सॉरी एफ रो इज इक्वल टू, अब रो का ऑब्जेक्ट गेट हम कैसे करेंगे, एफ बी नहीं यार सॉरी, डब्ल्यू एस डॉट, इसमें एक मेथड है क्रिएट रो। अब उसमें हमें रो आईडी पास करनी है, बट आप ध्यान रखना ये रो आईडी हम रो क्रिएट कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर आईडी क्यों लिया, ये क्यों लिया, ज़ीरो क्यों रखा, बिकॉज अब हम ज़ीरो से ये लूप चलते रहेगा, मतलब जितने हमारे पास डेटा है ना उतना रो क्रिएट होगा। इस कोड का सिंपल मतलब यही है कि हमारे पास जितना डेटा है ना उतना बार ये लूप चलेगा, ठीक है। तो ये रो के लिए चलेगा, जैसे ये 1 2 रो है तो 2 बार चलेगा ये लूप। तो हम उसमें क्या करें, 2 रो क्रिएट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसका आईडी को इंक्रीमेंट करना है, रो आईडी को हर बार इंक्रीमेंट। ओके यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, अच्छा ये सेमीकोलन नहीं दिया, इसका मतलब क्या हो, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। हम आपने पढ़ा होगा पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट। अब इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने अगर सपोज रो आईडी लिखा एंड इसके बाद मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ रो आईडी प्लस प्लस, तो ये भी वैलिड है। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर ही लिख दीजिए ना। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब क्या होगा, पहले इसको वैल्यू असाइन हो जाएगी, उसके बाद ही इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। मतलब पहले यहाँ पे 0 है तो 0 इसमें आ जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, फिर 1 होगा। तो इस तरह से पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब आपको पता होगा पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यूज असाइन हो जाती है, उसके बाद ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है इंक्रीमेंट का, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, ऑब्जेक्ट को भी मतलब वैल्यू की तो हमारे पास आ गई, बट वैल्यूज़ भी चाहिए ना। ये जो की तो हमारे पास है, मतलब 0 1 की होती है, एंड वैल्यूज़ ये सारी वैल्यूज़ है, ये वैल्यूज़ मैंने प्रिंट करी थी, तो ये वैल्यूज़ है सब, ओके ये वैल्यूज़ है। तो अब हमें वैल्यूज़ चाहिए, तो वैल्यूज़ क्या ऑब्जेक्ट एरे के फॉर्म में स्टोर है ना, तो हमें ऑब्जेक्ट का एरे क्रिएट करना पड़ेगा, एंड उसका मैं नाम देता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू। ऑब्जेक्ट का एरे कैसे मिलेगा, हमारे पास मैप डॉट गेट मेथड है, उसके अंदर हमें क्या पास करना पड़ेगा, आईडी नहीं की पास करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आईडी तो सेट है ना, सेट को हम इटरेट करके इसकी वैल्यूज़ को की में स्टोर कर रहे। मतलब यहाँ पर अगर सपोज हमारे पास 2 इंडेक्स है, 2 यहाँ पर हमारा 2 रो है ना, तो क्या होगा, पहले क्या होगा 0 होगा इसमें, इसमें क्या आएगा, रिटर्न होगा 0, तो 0 इसमें आएगा, फिर यहाँ पर एक 0 रो क्रिएट होगी, फिर वो 0 मैप में से 0 रो की वैल्यूज आके इस ऑब्जेक्ट एरे में स्टोर हो जाएगी। तो अब हमें क्या क्रिएट करना है, अब सेल क्रिएट करना है। सेल मीन्स कॉलम समझ लो आप, सिंपली इसमें सेल बोलते हैं हम। तो इंट सेल आईडी इज इक्वल टू मैं रखता हूँ 0, एंड अब यहाँ पर भी एक लूप चलाना होगा। तो फॉर, अब हमें लूप चलाना ऑब्जेक्ट के लिए, बिकॉज हमें इस ऑब्जेक्ट एरे पे इटरेट करना है, इससे पहले हमें सेट पे इटरेट करना था, इसलिए मैंने ये किया था। स्ट्रिंग क्यों लिया, बिकॉज ये स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू स्टोर करता है स्टेट, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रखा। तो ये ऑब्जेक्ट एरे है, तो ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ को इटरेट कर रहे फॉर ईच लूप, आई होप आपको पता होगा। अब हमें क्या करना है, एक्स एस एफ सेल होगा आई थिंक, नहीं एक्स, एक मिनट, एक्स एस इसमें क्लास होती है यार, क्यों नहीं आ रहा है, एक मिनट, एक्स ये सेल क्लास है। तो अब हमें सेल को क्रिएट करना ना, सेल कैसे क्रिएट करते हैं हम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एफ रो है डॉट क्रिएट सेल मेथड है इसके अंदर एक, ओके एफ रो में आर कैपिटल है, रो डॉट क्रिएट सेल मेथड है। अब यहाँ पे हमें कॉलम का इंडेक्स पास करना है, कि हमें सेल मीन्स क्या होता है पता है आपको, ये जो है ना ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, सेल मीन्स ये इतना जो है ना, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, थर्ड सेल, इस तरह से ये सेल है। मतलब एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप तो वो सेल है। तो सेल आईडी मतलब यहाँ पे हमें क्या पास करना है, ये हमारी सेल आईडी पास कर दी मैंने। तो अब ये आप समझे, अब ये 2 फॉर लूप क्यों चल रहा है, एक तो चलेगा हमारे रो के लिए, तो रो में पहली रो के लिए चलेगा तो उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज है सब इंसर्ट होगी, फिर सेकंड रो के लिए चलेगा तो उसके अंदर सारे कॉलम से वैल्यू इंसर्ट होगी। तो जो सेकंड लूप है ना, हम क्यों चला रहे हैं, इसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए, ये ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सेल डॉट सेट, ओके सेट सेल वैल्यू, आई थिंक मेथड है सेट सेल वैल्यू, यहाँ पर हमें स्ट्रिंग का ये वैल्यू लेता है। तो मैं ऑब्जेक्ट वैल्यू पास करता हूँ, ये वैल्यू, सॉरी वैल्यू नहीं ऑब्जेक्ट पास करना है,
क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब इसको ये तो स्ट्रिंग लेता है तो इसको टू स्ट्रिंग करना पड़ेगा ना, डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये परफेक्ट हो गया। तो यह आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दो लूप क्यों चल रहे हैं। में कुछ इतना है नहीं, बट आपने अगर 2D एरे पढ़ा होगा या मैट्रिक्स पढ़ा होगा तो हमें पता है कि आप किसी भी मैट्रिक्स या 2D एरे में डेटा को डालने के लिए हमें दो लूप चलाने पड़ते हैं, एक रो के लिए, कॉलम के लिए। तो ये हो गया। अब हमारे पास सारा डेटा हमारा जो है वो स्टोर एक्सेल में स्टोर हो चुका है, मतलब एक इस सेल में। ठीक है, तो अब हमें क्या करना, फाइल आउटपुट स्ट्रीम यूज़ करना पड़ेगा। डेटा को फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्यों यूज़ करते हैं आपको पता है। जब भी हमें फाइल में डेटा राइट करना होता है ना, तो हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करते हैं। और फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज़ करते हैं जब हमें डेटा को रीड करना होता है, तब हम फाइल इनपुट स्ट्रीम करते हैं। तो फिलहाल अभी हमें राइट करना है, हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम यूज़ करेंगे। तो अब हमें यहाँ पर ये इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो क्या वैल्यू लेता है, पहले ये कर दूँ। इसका ये वैल्यूज़ क्या लेता है देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये लेता है, एक मिनट यार, जनरेट रिपोर्ट एक्शन, ये इस पर क्यों नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर न्यू में न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट करें ना हम, तो न्यू, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेथड का वो मुझे वो नहीं दिख रहा है, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अब यहाँ पर फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या लेता है, न्यू फाइल लेता है वो, न्यू फाइल। तो फाइल, अब हमें फाइल यहाँ पर क्या पास करना पड़ेगा, मालूम, फाइल कहाँ पे हमें स्टोर करनी है वो फाइल। तो फाइल हमें कहाँ पे स्टोर करनी है, ये जो यूज़र यहाँ पर जो सेलेक्ट करेगा ना, ये जो यहाँ पर जो वैल्यूज़ होगी वहाँ पर सेव करनी है फाइल को। तो मैं क्या करूँगा, txt, उसका नाम क्या है, txt फाइल पाथ डॉट गेट टेक्स्ट, सॉरी गेट नेम नहीं, गेट टेक्स्ट है मेथड, गेट टेक्स्ट। तो हमारे पास फाइल का पाथ आ गया, हमें कहाँ स्टोर करना है। ओके, एक्सेप्शन आ रहा है, वाई, बिकॉज फाइल के साथ डील कर रहे हैं हम, तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आता है तो ट्राई कैच यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ से उठाता हूँ और इसको यहाँ पे रख देता हूँ। तो एंड यहाँ पर एक्सेप्शन को भी प्रिंट कर लेते हैं, बाई चांस अगर कोई एक्सेप्शन आया तो हमें पता चलना चाहिए। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, WB जो हमारा वर्कशीट है उसमें एक मेथड है डॉट राइट का, ये राइट है, एंड इसके अंदर ये क्या लेता है, आउटपुट स्ट्रीम लेता है। तो आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। तो फाइल आउटपुट ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, फाइल आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज करना। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा हम क्लोज क्यों करते हैं। जैसे आप अगर डेटाबेस में भी काम करते होगे तो कनेक्शन डॉट क्लोज करते हैं फाइनली ब्लॉक में, अब यहाँ पे नहीं करते। एक्चुअली हम जो ट्राई ब्लॉक में जो रिसोर्स को एलोकेट करते हैं उनको हम यहाँ पर एक फाइनली ब्लॉक लेते हैं, ट्राई कैच फाइनली, उसमें इसको वो करते हैं, डी एलोकेट करते हैं या क्लोज करते हैं आप बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोज करते हैं। क्यों क्लोज करते, बिकॉज अगर आप सपोज डेटाबेस कनेक्शन यूज़ करें, आपने किसी यूज़र ने डेटाबेस से कनेक्ट किया और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, आपने उसको क्लोज नहीं किया, बट वो कनेक्शन वही उसी तरह, फिर वो ऑब्जेक्ट उसी तरह मेमोरी में हो जाएगा, उसका कोई ऑब्जेक्ट मेमोरी में तो नहीं होगा, बट वो कनेक्शन जो है ना, एक जो कनेक्शन स्टैब्लिश होना वो उसी तरह से पड़ा होगा, तो उसको क्लोज करना पड़ेगा। अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बिकॉज क्योंकि हम अभी ये जो है डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं ना, तो जब भी हम JVM क्लोज करेंगे तो डेटाबेस से कनेक्शन ऑटोमेटिकली हट जाएगा। बट अगर आप वेब एप्लीकेशन यूज़, वेबसाइट है आपकी कोई, वहाँ पर कनेक्शन अगर एक बार क्रिएट हो गया ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट तो मेमोरी से मीन्स वो कनेक्शन कब हटेगा, जब आप सर्वर को शट डाउन करोगे या रीस्टार्ट करोगे तब वो हटेगा। तो हम जनरली हम सर्वर को रोज़ तो शट डाउन रिस्टार्ट नहीं करते, हफ्ते में एक बार करते हैं या महीने में एक बार करते हैं शट डाउन रिस्टार्ट। तो इसलिए हम कनेक्शन डॉट क्लोज यूज़ उसको क्लोज़ करते हैं, ताकि जब अगर यूज़ कनेक्शन अगर काम हो गया तो उसको क्लोज़ करो। तो ये इंपॉर्टेंट होता है अगर आप वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो क्लोज़ करना रिसोर्सेज को। तो इसलिए अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है जावा में, ट्राई विथ रिसोर्सेज का। उसमें क्या होता है, यहाँ पर आप ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम है ना, तो मगर इसको मैं यहाँ पे इसकी यहाँ पे डिक्लेयर करने की जगह डायरेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर करूँ ना, तो मुझे इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो डायरेक्टली क्लोज़ हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह भी यूज़ कर सकते हो। तो हमें यहाँ पर क्लोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पर क्लोज़ कर सकते हो। अगर आपको कुछ और चाहिए कनेक्शन, तो यहाँ पे कनेक्शन का भी बना सकते हो आप, भी रिक्वायर नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पे सेमी कॉलन दो, और यहाँ पर जो और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना तो उसको वहाँ से भी कर सकते हो और डिक्लेयर कर सकते हो। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्राई विथ रिसोर्स बोलते हैं इसको। ट्राई विथ रिसोर्स कॉन्सेप्ट है कि हमें इनको क्लोज़ नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आई थिंक अब ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर अब हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देते कि डेटा हमारा मतलब हो गया, स्टोर हो गया। कहाँ पे स्टोर हुआ उसका पोजीशन हम बता देंगे, जैसे ओके डेटा मीन्स फाइल एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली, फाइल एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली, एंड प्लस में उसका फाइल का पाथ दे देता हूँ। यहाँ पर फाइल का पाथ क्या होगा, जो हमारा txt फाइल पाथ
डॉट गेट टेक्स्ट है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी यार, बट एक्सप्लेन करना ज़रूरी था आपको। तो अब मैं रन करता हूँ इसको एक बार, फाइनल एंड जावा, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर डेट एंड सबमिट, 2 रिकॉर्ड आ गया। अब हमें इनको डेटाबेस में, डेटाबेस नहीं सॉरी, एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है। तो अब यहाँ ब्राउज़ करना है, हम कहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे इसको, डेस्कटॉप पे रखता हूँ मैं, डेस्कटॉप एंड इसको नाम देता हूँ मैं फीस, माय फीस नाम देता हूँ, माय फीस। एंड अब ओपन करूँगा तो मुझे यहाँ पर डॉट एक्सेल ये सब आ जाएगा। तो अब एक्सपोर्ट टू एक्सेल करता हूँ। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइल एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली एट दिस लोकेशन। ठीक है, तो ओके किया मैंने। अब अगर मैं जाऊँ उस लोकेशन पे तो डेस्कटॉप एंड ये मेरे माय फीस नाम था उसका, माय फीस, माय फीस, माय फीस, ये देखिए माय फीस नाम से बन गया यहाँ पर एक। तो अब इसको आप देख सकते हो, ओपन करेंगे ना तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे मैं ओपन करूँ इसको, 1 मिनट, ये माय फीस कहाँ गया, ये माय फीस है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो आप देखेंगे कि हमारे पास डेटा आ गया है। 1 मिनट, ये ओपन हो रहा है। ओके ओके, सो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है बिकॉज हमारे पास डेटा आया तो है बट ये कुछ इस तरह से आया है, सिर्फ हेडिंग्स आई वो भी 3। क्यों, लेट मी चेक। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको यूज़ किया है, ऑब्जेक्ट सेल। ओके, हमने यहाँ पर सेल को इंक्रीमेंट नहीं किया ना यार, सेल भी इंक्रीमेंट होनी चाहिए ना। जब हम रो को इंक्रीमेंट करें तो सेल, एक सेल हो गई, फिर सेकंड सेल भी तो क्रिएट होनी चाहिए, वो नहीं किया था। तो अब रन करते हैं, आई होप अब हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं सबमिट करता हूँ, ब्राउज़ करता हूँ कहीं पे, चलो डॉक्यूमेंट में स्टोर कर लेता हूँ इस बार एंड मैं रखता हूँ इसका नाम फीस अंडरस्कोर डिटेल्स। ओपन करता हूँ, ये मेरा नाम है, अब एक्सपोर्ट टू एक्सेल एंड अभी ये एक्सपोर्ट हो गया है। अब मैं वहाँ पर जाता हूँ डॉक्यूमेंट में, फ़ीस डिटेल्स ये रहा। अब इसको ओपन करूँ तो देख सकते हैं अब हमें पूरा प्रॉपर मिल रहा है ये। तो अब इसका विड्थ भी सेट कर सकते हो, अपाची की जो POI लाइब्रेरी आपको इस एक्सेल फाइल से मॉडिफिकेशन करने का एक तरीका बताती है। जब हम एक्सेल में अब कुछ भी करना था हम POI लाइब्रेरी से कर सकते हैं उसकी क्लासेस को यूज़ करके। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और उसके लिए सॉरी, बिकॉज मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, मुझे लगा कि आपको एक्सप्लेन आपको पता होना चाहिए। थोड़ा हाई लेवल है बट इतना भी हाई लेवल नहीं है, आपको समझेगा नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारा ये प्रोजेक्ट एक्चुअली अब ख़त्म होने वाला है, एक्चुअली ख़त्म हो गया है आई थिंक, बिकॉज मैंने सारे मॉडल्स कवर कर लिया। अब एक लास्ट वीडियो में बनाऊंगा जिस पे हम क्या करेंगे, जो प्रोजेक्ट को एक फाइनल टच देंगे, कहाँ कहाँ पे कुछ कमियाँ रहेगी तो मैं वो सब ख़त्म करके इसको ख़त्म करेंगे। इसके बाद एक नए प्रोजेक्ट पे काम करेंगे हम। ठीक है, तो आया आपको पसंद आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।